Hi everyone, my name is Moon Ibrahim and welcome back to my YouTube channel that is MYT Facts। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पीरियड ऑफ टाइम की जो कि माना गया है बहुत ही इंटेंस, बहुत ही स्ट्रेटेजिकल पीरियड ऑफ टाइम, जो है फ्रॉम द एशेस ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द राइज ऑफ कोल्ड वॉर। तो दोस्तों चलते हैं अपने कोल्ड वॉर की तरफ। कोल्ड वॉर एक ऐसा वक्त था पूरी दुनिया में जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये एक ऐसा वक्त था जिसमें दो सुप्रीम पावर्स अलग अलग हो गए। बात करें हम 1939 टू 1945 की, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, उसके बाद जो इमरजेंस या मान लीजिए अब पैदा हो गए दो ऐसे सुप्रीम पावर्स जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रखा, जो थे यूएसए एंड सोवियत यूनियन। यूएसए एंड सोवियत यूनियन दोनों के पास इकोनॉमिकली, सोशली या पॉलिटिकली सपोर्ट अच्छा था, लेकिन दोनों में जब एक वॉर स्टार्ट हो गई जिसका नाम रखा गया कोल्ड वॉर, वो इसलिए हो गई क्योंकि दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, दोनों में पॉलिटिकल इश्यूज थे, दोनों में लालच पैदा होने लगा। क्योंकि सुप्रीम पावर को टेक ओवर करने के बाद, जो कि जर्मनी था, जो कि अंडर में था उन दिनों 1939 में एडोल्फ हिटलर, उस इंसान को गिराने के बाद दोनों मुल्कों में लालच पैदा हो गई कि हम बहुत सारी कंट्रीजों को, बहुत सारे स्टेट्स को अपने अंडर ले ले और बहुत पावरफुल हो जाए। लेकिन ये जो रेस लगी थी पूरी दुनिया में, इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज डिस्ट्रॉयज भी हो गई, बहुत सारी कंट्रीज परेशान भी हो गई। एक कंट्री की मैं बात करूं जो कि इंडिया के बारे में है। इंडिया हालांकि उन दिनों रिसेंटली आजाद हुआ था। जब आजाद होने के बाद ही, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया में बहुत सारे गुड्स, बहुत सारी चीजों को तबाह कर दिया। हालांकि फ्रेशली इंडिपेंडेंट होने के बाद उनको ये बोला गया कि आप या तो वेस्ट की तरफ आ जाओ या तो ईस्ट की तरफ, यानी या तो आप कैपिटलिस्ट जो यूएसए की तरफ से थे, या तो कम्युनिज्म की पार्टी की तरफ से जो कि सोवियत यूनियन की तरफ से। तो क्यों ज्योग्राफिकल फैक्टर बढ़ाया गया, क्यों ज्योग्राफिकल फैक्टर जरूरी था इन दोनों मुल्क के लिए? इसलिए क्योंकि अगर मैं बात करूं सोवियत यूनियन के बारे में, सोवियत यूनियन के अंडर ईस्टर्न यूरोप, जिसमें पोलैंड, जर्मनी, रोमानिया एंड अल्बानिया आता था। ऐसे ही सेंट्रल एशिया में सोवियत यूनियन के अंडर कुछ ऐसे छोटे छोटे सैटेलाइट स्टेट्स, जो कि क्यूबा, जो कि कैरेबियन सी में है, और नॉर्थ कोरिया, वियतनाम। ठीक इसी तरह से यूएसए के अंडर भी कुछ ऐसे सैटेलाइट स्टेट्स और कुछ कंट्रीज थी, जिसमें यूके, इटाली, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी और मिडल ईस्ट की कंट्रीज कुछ, जिसमें इसराइल, सऊदी अरबिया, ईरान एंड इजिप्ट थे। लेकिन इसी के बाद होती है स्टार्ट एक रेस, एक ऐसी रेस जिसमें दोनों पावरफुल मुल्क अपने लिए जंगी हथियार जमा करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों के दिमाग में ये फिक्र चल रही थी हमारा जो अपोजिट पावर, सुप्रीम पावर है, जैसे कि यूएसए के अपोजिट सोवियत यूनियन था और सोवियत यूनियन के अपोजिट यूएसए था। उन दोनों के दिमाग में ये चल रहा था कि कोई भी हम दोनों में से एक दूसरे से आगे ना निकल जाए। इसीलिए इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए। यूएसए की बात करें तो यूएसए ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा गया नाटो। नाटो अप्रैल 1949 को बनी, जिसमें 12 मेंबर्स थे। इसी के साथ सोवियत यूनियन भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम होता है वार्सा पैक्ट 1955। इन दोनों का मकसद ये होता है कि दोनों ही एक दूसरे को डेटरेंस, मतलब डरा के रखे कि दोनों ही पावरफुल है। लेकिन जो बात थी सोवियत यूनियन के अंदर, सोवियत यूनियन जो अपने मिनरल्स या गुड्स ले रहा था बाकी मुल्कों से, वो धीरे धीरे बहुत कमजोर हो रहे हैं। जो कि मैंने आपको पिछले में बताया, अल्बानिया या ऐसे छोटे छोटे सैटेलाइट स्टेट्स थे। सोवियत यूनियन ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा था एज कंपेयर टू यूएसए से। ज्योग्राफिकली बड़ा होकर भी सोवियत यूनियन फिर भी कमजोर था, क्योंकि ये बात है सबसे बड़े क्राइसिस जो दुनिया में माना जाता है जब दोनों सुपर पावर एक दूसरे के सामने आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। तो ये बात है इन अप्रैल 1962 की, जो कि लीडर थे सोवियत यूनियन के निकिता कुरुशेव। उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो क्यूबा है उसको न्यूक्लियर मिसाइल बेस बनाया जाए इन 1946 और 1949 में। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सोवियत यूनियन डिस्ट्रॉय कर सकता था डबल नंबर ऑफ बेसेस और सिटीज इन अमेरिका। रीजन ये था क्यों कर सकता था वो डबल नंबर ऑफ सिटीज एंड बेसेस ऑफ अमेरिका के डिस्ट्रॉय,
वजह इसकी ये थी क्योंकि क्यूबा जो था वो अमेरिका के नजदीक था, लेकिन एलाई था या मान लीजिए अंडर कंट्रोल में था वो सोवियत यूनियन के। इसके रिएक्शन में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी और उनके एडवाइजर्स ने बोला कि इसकी वजह से हमारे देश को भारी भरकम नुकसान हो सकता है। तो जॉन एफ कैनेडी ने ऑर्डर किया कि अपने अमेरिकन वॉरशिप्स को क्यूबा के आइलैंड पे उतारा जाए और आमने सामने आज लड़ाई की जाए। ये बात जब पूरी दुनिया को पता चली तो पूरी दुनिया की सांसें रुकी, क्योंकि ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये थी न्यूक्लियर वेपन वॉर। इसके बदले में निकिता क्रुश्चेव ने अपोलोजाइज किया और अपने जो मिसाइल उन्होंने रखे थे वो वापस उठा लिए। ये एक ऐसा वक्त था पूरी दुनिया में जबकि सारी दुनिया को पता लग गया कि दुनिया में ऐसे दो सुप्रीम पावर्स हैं, अगर वो आमने सामने लड़ाई करते हैं तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो अब आखिरकार एक सवाल हमारे दिमाग में ये रहता है कि हाउ डज द कोल्ड वॉर एंड्स, आखिर कोल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ। तो ये बात है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर जब जर्मनी को डिवाइड किया गया था इन दो पार्ट्स में, जो कि ईस्टर्न पार्ट दिया गया था सोवियत यूनियन को और वेस्टर्न पार्ट दिया गया था फ्रांस, यूएसए और यूके को। जो कि जर्मनी की कैपिटल बर्लिन थी उसको भी डिवाइड किया गया था दो पार्ट्स में, एक वेस्ट बर्लिन जो कि यूएसए को दिया गया था और ईस्ट बर्लिन जो कि सोवियत यूनियन को दिया गया था। वेस्ट बर्लिन इकोनॉमिकली गुड था एज कंपेयर टू ईस्ट बर्लिन से, क्योंकि ईस्ट बर्लिन को सोवियत यूनियन एज अ रिसोर्स के तौर पर यूज करता था। बहुत सारे लोग माइग्रेट करने लगे ईस्ट टू वेस्ट बर्लिन। इसकी वजह ये थी क्योंकि जो ईस्ट बर्लिन था उसको सोवियत यूनियन एज अ रिसोर्स के तौर पर जब यूज करता था उसके सारे रिसोर्स खत्म हो गए थे। इसी की वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे ईस्ट टू वेस्ट बर्लिन। सोवियत यूनियन को इस बात पे गुस्सा आया कि क्यों लोग आखिर ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं। तो सोवियत यूनियन की सरकार ने यानी निकिता क्रुश्चेव ने एक दीवार बनाई जिसका नाम रखा गया बर्लिन वॉल। तो जब बर्लिन वॉल को बनाया गया तो ये बिगेस्ट सिंबल माना गया कोल्ड वॉर का। तो अब हम बात करते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी में कदम रखा इन 1985, जिसका नाम मिखाइल गोर्बाचेव था। मिखाइल गोर्बाचेव का ये कहना था कि कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ न कुछ रिफॉर्म जरूरी ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग आर्म रेस जो सोवियत यूनियन था वो अपने ही रिसोर्स बेचकर न्यूक्लियर वेपन्स ले रहा था। ये जो बदलाव थे जो कि गोर्बाचेव ने लाए थे उसकी वजह से लोगों में जो कि ईस्ट यूरोपियन के कंट्रीज ज्यादातर थे उनमें प्रोटेस्ट करने का जज्बा उठ गया अपनी ही पार्टी के अपोजिट। एक बगावत उठी 1991 में जो कि उठाई गई कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स से। बोरिस येल्त्सिन जो कि इलेक्शन जीत गए और सेंट्रलाइज कंट्रोल उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। जो बाकी कंट्रीज थे उनमें जज्बात उठे कि वो भी इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इन 1991 दिसंबर को अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक ऑफ जो यूएसएसआर के थे यानी सोवियत यूनियन के थे, वो डिक्लेयर करते हैं खुद को इंडिपेंडेंट। बर्लिन वॉल को भी तोड़ा जाता है और जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो दीवार बनाई गई थी वो खत्म कर दी जाती है और इसी के साथ कोल्ड वॉर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और अच्छी भी लगी तो जरूर सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।